सभी को नमस्कार। एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। हम इस सीरीज के अंदर 7 क्लासें कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम जेरोम ब्रूनर के कुछ प्रश्नों के ऊपर जो है हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी हमारी क्लास नंबर जो 8 है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक तो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसकी, और इसके साथ साथ प्याजे और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की चर्चा हम आज के इस सेशन के अंदर जो है वो करेंगे। दोस्तों देखिएगा, पिछली क्लास पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि जी कुछ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, है ना। या हो सकता है आपको क्लास पिछली थोड़ी छोटी लगी हो, लेकिन यदि आपने उस क्लास को ध्यान से देखा हो तो हमने 4 या 5 प्रश्नों के अंदर पूरे जेरोम ब्रूनर को खत्म कर दिया था। मेरा प्रयास ये है कि हम एक ऑप्शन के माध्यम से, है ना, उसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें जो है ना वो कर जाएं, ताकि कम समय में हम ज्यादा बढ़ पाए, है ना। मेरा ये कतई पर्पज नहीं है कि हम लोग हर एक एक लाइन का एक एक प्रश्न बनाएं और 40-50 मिनट के अंदर जो है वो आपको 50-60 प्रश्न करा जाए। मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर जो है ऑप्शन वाइज, यानी एक ऑप्शन के अंदर 4-4 ऑप्शन रखकर उस सिद्धांत को पूरा समझाने का जो है ना वो प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की चीजें जो है ना वो आपको इसके साथ मिलती रहे, है ना। तो यदि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, है ना, मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस क्लास को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। और हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इन क्लासेज में होने वाली पीडीएफ या कुछ और भी जो प्रश्नोत्तरी हम लोग उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर रहे हैं वो भी आपको जो है बराबर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारे आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित। और मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस क्लास को देखें, आप इस क्लास को इस परिप्रेक्ष्य से नहीं देखें कि आपको ज्यादा प्रश्न मिले। आप इस परिप्रेक्ष्य से देखें कि क्या 5 प्रश्नों में उस थिंकर को हमने समेट दिया है क्या। तो 5-6 प्रश्नों में हम एक थिंकर को पूरा समेट देंगे, जिसमें आपका हर ऑप्शन जो है वो दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करो, और उसके बाद जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उस बुक के माध्यम से जो है उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो आपको लगेगा कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है जी, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में सत्य कथन, सत्य नहीं कथन है उसकी हमें पहचान करनी है। यानी वह कथन जो सत्य नहीं है उसके बारे में हमें जानना है। नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है कि वाइगोत्स्की, ब्रैकेट में मैंने इनकी नेशनलिटी भी लिखी है, वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के रहने वाले थे, को सामाजिक रचनावादी माना जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक कारक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्राप्त करते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है। इसका मतलब इसके जो कथन जो है वो चारों ऑप्शन जो है वो सही होंगे। मैं यहाँ पर 2 मिनट लूंगा एक बात को समझाने के लिए। एक शब्द आया देखिए, रचनावादी। रचनावादी का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना, है ना, यानी रचना करना जो है वो। और 2 प्रकार के रचनावादी चले, एक हम चूज करते हैं व्यक्तिगत रचनावादी, और एक हमारा चलता है जी सामाजिक रचनावादी। एक व्यक्तिगत रचनावादी है और एक है जी सामाजिक रचनावादी। व्यक्तिगत रचनावादी के अंदर आपके आते हैं जीन प्याजे, जबकि सामाजिक रचनावादी के अंदर आते हैं वाइगोत्स्की, है ना। अब देखिए इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। आप इस लाइन को, इस बात को आने वाली 2-3 मिनट को ध्यान से सुनिएगा, कई चीजें आपको जो है समझने में सहायता मिलेगी। देखिए वाइगोत्स्की का मानना था, जो जीन प्याजे का मानना था कि जो बालक है ना वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। बालक जो है, ये बालक क्या करेगा जी, ये बालक ज्ञान का निर्माण करेगा जी स्वयं। स्वयं जो है निर्माण जो है वो स्वयं करेगा। यानी हमें इस बालक को केवल माहौल देना है, वातावरण देना है, और ये बालक जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे वो इस बाह्य वातावरण के साथ अनुभव बढ़ने के साथ अंतः क्रिया करेगा तो उस बालक के ज्ञान और संज्ञान में जो है वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन वाइगोत्स्की ने जस्ट इसके अपोजिट बात कही। वाइगोत्स्की ने ये जरूर माना कि बालक जो है
वो ज्ञान का निर्माण करेगा। इन्होंने कहा बालक ज्ञान का क्या करेगा जी, निर्माण करेगा, ये बात इन्होंने कही। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने कहा कि ये बालक अपने आप ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा, स्वयं ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो कैसे निर्माण करेगा? तो इन्होंने कहा कि जब इस बालक को समाज की सहायता मिलेगी। सहायता मिलेगी किसकी? समाज की सहायता मिलेगी। समाज के बड़े लोगों के द्वारा जब इसको सिखाया जाएगा, समाज के बड़े लोग जब इसकी सहायता करेंगे तो इसके संज्ञान में होगी जी वृद्धि, और उस चीज का सहारा लेकर जो है इसके संज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। इसलिए जब इन्होंने वाइगोत्स्की ने कहा क्या जी बालक के संज्ञान विकास में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस कारकों की होती है जी? सामाजिक कारकों की। इसलिए वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी कहा जाता है। जबकि प्याजे का मानना था कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत तौर पर करता है, जिसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी परिपक्वता की। यानी जैविक कारक हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी वातावरण की, और महत्वपूर्ण भूमिका होती है जी बालक के अनुभवों की। इनके अनुसार तो बालक इनका सहारा लेकर अपने ज्ञान का निर्माण करेगा जी खुद। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण करेगा सामाजिक कारकों की सहायता से। किस कारकों की सहायता से? सामाजिक कारक प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करेगी जी उस समाज की संस्कृति, यानी सांस्कृतिक कारक। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीन प्याजे ने बालक के संज्ञान विकास के लिए जहां जैविक कारकों को महत्वपूर्ण माना, जैविक कारक मतलब जन्मजात जैसे परिपक्वता है, कि जैविक कारकों को महत्वपूर्ण माना, उसी प्रकार वाइगोत्स्की ने किन कारकों के ऊपर जोर दिया है? तो आपका आंसर होना चाहिए सामाजिक कारक। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि जी किस विद्वान के अनुसार एक बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक या सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है? तो आपको आंसर देना है दोस्तों ले वाइगोत्स्की। तो याद रखिए, इसलिए इनको हमने सामाजिक रचनावादी कहा। इनके सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होने के कारण इसका नाम पड़ा सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। और वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करते हैं जी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो एक प्रश्न के साथ हमने तीन बातें जो है वो की है कि वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावादी थे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, और वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की जो है वो देन है। तो ये हमारे चारों कथन जो है, तीनों कथन दोस्तों हो जाते हैं जी ठीक। आज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आज का हमारा दूसरा और हमारी सीरीज का 118वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अभी हमने जिस प्रश्न की पिछले प्रश्न के साथ चर्चा की थी वो इसका आंसर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करते हैं कि कौन सा कारक बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करता है। अभी हमने पढ़ा सामाजिक कारक जो है वो बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करेंगे। इसलिए कई बार वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहलाता है। उसको हम बोल देते हैं जी सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, जबकि वाइगोत्स्की जो है वो कहलाते हैं दोस्तों सामाजिक रचनावादी। दूसरा, इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कारक जो है वो भी बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका नाम आता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत जो है इन्होंने माना। तो इसका मतलब इसका जो सही कारण है वो क्या होंगे जी? वो होंगे दोनों, कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञान विकास सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से जो है वो प्रभावित होता है, जबकि जैविक कारक को उत्तरदायी माना था, वो माना था दोस्तों प्याजे ने। प्याजे ने अपने संज्ञान विकास में जैविक कारकों को बालक के संज्ञान विकास के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना था, है ना। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 118। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 119। प्रश्न है कि समीपस्थ या निकटस्थ विकास क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहा गया ZPD यानी जोन ऑफ
प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, से क्या तात्पर्य है? पहली बात आप यहाँ याद रखिएगा कि जब वाइगोत्स्की ने अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर एक अवधारणा दी, एक संप्रत्यय दिया, और वो संप्रत्यय कहलाया जी जेडपीडी का। वो कहलाया जी जेडपीडी। तो कई बार आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि जेडपीडी का सिद्धांत जो है वो किस विद्वान ने प्रतिपादित किया, कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत है दोस्तों वाइगोत्स्की से संबंधित। किससे संबंधित है जी? ये सिद्धांत है वाइगोत्स्की से संबंधित। अब प्रश्न इसने ये पूछा कि जी ये जेडपीडी क्या है, ये जेडपीडी क्या है? तो 2-4 मिनट आप देखिएगा। इन्होंने कहा जी जेडपीडी, जेडपीडी को समझने के लिए हमें एक संप्रत्यय समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा एलएडी का, है ना, और एक संप्रत्यय हमें समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा एलपीडी का। 3 संप्रत्यय देखिए। सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि जेडपीडी क्या है, तो जेडपीडी देखिए एलएडी और एलपीडी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं जी जेडपीडी। एलएडी का क्या मतलब हुआ? एलएडी देखिए ए का बनता है जी एक्चुअल, ए से बनता है एक्चुअल। इसका मतलब, एक्चुअल का मतलब वास्तविक। तो ये वाला हिंदी में नाम दिया गया कि ये बालक का वास्तविक विकास स्तर होता है। ये होगा जी बालक का वास्तविक विकास स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये होगा जी जोन ऑफ प्रोक्सिमो डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। और ये है जी एलपीडी, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट मतलब संभाव्य विकास स्तर, संभाव्य विकास स्तर। तो अब सिंपल सा मतलब है कि जेडपीडी क्या है? तो जेडपीडी वास्तविक विकास स्तर, क्या जी? वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के क्षेत्र को इन्होंने जेडपीडी कहा। पहली डेफिनेशन तो आप ये याद रखेंगे। अब देखिए दूसरी बात कि जेडपीडी को और हम क्या कह सकते हैं। देखिए कोई भी बालक है, सपोज करिएगा ये कोई बालक है और इस बालक को हमने कोई काम दिया, सपोज करो इसको हमने 100 तक जो है वो गिनती याद करने के लिए दी कि तू कल जो है वो 100 तक क्या है जी गिनती याद जो है वो करके आनी है। अगले दिन जब हमने बच्चे से ये पूछा कि बेटा तू गिनती याद करके आया है क्या, तो इसने क्या कहा कि सर 100 तक तो नहीं है लेकिन मुझे 15 तक जो है वो गिनती याद हो गई। क्या है जी? 15 तक जो है वो गिनती याद हो गई। जब बच्चे से ये पूछा गया क्या जी तूने अगली गिनती क्यों नहीं याद करी, तो उसने कहा कि सर अगली गिनती मेरे से याद नहीं हुई, लेकिन यदि आप मुझे अगली गिनती पढ़ाएंगे, यदि आप मुझे अगली गिनती कराएंगे तो मैं कल जो है वो आपको 100 तक जो है वो गिनती याद करके सुना दूंगा। 2 बातें निकल कर आई देखिए कि बच्चे ने इस गिनती को याद किया अपने आप, बिना किसी की मदद से। इसने क्या किया जी? इस गिनती को यहां तक अपने आप याद किया। और बच्चे ने कहा कि मैं 100 तक गिनती याद कर लूंगा यदि मुझे क्या है जी आप जो है वो याद कराएंगे। और मान लीजिएगा अगले दिन आपने बच्चे को सहायता दी, बच्चे को याद कराया और उसे अगले दिन बच्चे ने 100 तक आपको गिनती सिखा दी, सुना दी जो है वो। इसका मतलब इस बच्चे में पोटेंशियल था कि वो 100 तक गिनती याद कर सकता है, लेकिन उसने अपने आप उस गिनती को याद नहीं किया। जब बच्चे को दिक्कत आई, जब बच्चे को परेशानी आई, उस परेशानी में बच्चे की हुई जी सहायता, और सहायता से उस बच्चे ने ये 100 तक गिनती याद करी है ना, तो ये गिनती याद करी है जी उसने मदद के द्वारा। किसके द्वारा याद की है जी? मदद के द्वारा। यानी 15 तक गिनती याद करी उसने अपने आप, और 15 के बाद उसने गिनती याद करी जी मदद के द्वारा। और 15 के बाद यानी यूं मान लीजिएगा 16 से जो क्षेत्र प्रारंभ हुआ उस क्षेत्र में बच्चे को आवश्यकता पड़ी जी मदद की। क्या महसूस हुई जी? आवश्यकता महसूस हुई मदद की। और जब उसे मदद मिली तो उसने मदद से 100 तक गिनती जो है वो याद कर ली। अब देखिए 3 बातें। पहली बात कि जहां तक बच्चा अपने आप गिनती को याद कर आया, यानी वास्तविक विकास स्तर वो होता है जहां बच्चे को मदद की आवश्यकता नहीं होती है, मदद की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस स्तर के अंदर बच्चा अपने आप ही सारे कार्य जो है वो कर लेता है
है ना। जोनो प्रोक्सिमो डिस्टल, ये जगह वो है जहां बच्चे को मदद की आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ कठिनाई आती है और उस कठिनाई को बच्चा तभी पार कर पाएगा यदि उसे जेडपीडी में जो है वो दोस्तों मिलेगी मदद। और संभावित विकास स्तर क्या हुआ, यहाँ यदि जब भी बच्चा आएगा तो आएगा जी मदद के द्वारा। यानी यहाँ जो भी कार्य बच्चे ने किए हैं ना, वो किए हैं जी जब उसे जेडपीडी में क्या मिली है जी, मदद मिली है। तो हम इसको यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिना किसी की मदद से किए गए कार्य, ध्यान से सुनिएगा, कि बिना किसी की मदद से किए गए कार्य और किसी की मदद से किए गए कार्यों के बीच के स्तर को हम जेडपीडी जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जेडपीडी जो है वो कहते हैं। अब देखिए जेडपीडी में जरूरत पड़ी जी मदद की, तो ये मदद जो है जहां ये मदद करी जाएगी उस मदद को बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं जी, उस मदद को कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। याद रखिए ये जो मदद है इस मदद को नाम दिया गया स्कैप फोल्डिंग। हमने पिछली क्लास में देखा कि स्कैप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर ने, लेकिन अपने सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग शब्द जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, इसको पॉपुलर करने का काम जो है वो किया था जी वाइगोत्स्की महोदय ने। तो याद रखिए जब किसी की मदद की जाती है तो इस मदद को इन्होंने नाम क्या दिया जी, स्कैप फोल्डिंग जो है वो कहा था। यदि कम समझ आया है तो इस वीडियो को एक दो बार आप और सुन लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं देखिए इस प्रश्न में कि जेडपीडी क्या है। क्या कहा देखिए, कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है। यानी अकेला वहां पार नहीं अकेला जो है वो उस क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। मदद यहाँ रिक्वायरमेंट किसकी होगी जी, मदद की। और देखिए मदद भी किसके द्वारा, अधिक कुशल साथी, जिसको कहा जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी जिस स्तर में हम हैं उस स्तर से ज्यादा ज्ञानी आदमी चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हमें जो सहायता दे रहा है वो हमारे बराबर का हो या हमारे से नीचे का हो, नहीं। इन्होंने कहा जो सहायता आनी चाहिए वो सहायता हमसे ऊपर वाले या जो हमसे ज्यादा कुशल है ना उस व्यक्ति से आनी चाहिए। तो ये क्षेत्र हो गया जी आपका किसका, जेडपीडी का। ये क्षेत्र जो है ये क्या कहलाया आपका, इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों पहला ही है कि ये है जी आपका जेडपीडी। कि जो कार्य करने यानी कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत क्या हो जी, कठिन हो, लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से वह उसे पार कर जाएगा, तो वो होता है आपका जेडपीडी। दूसरा देखिए किसी की सहायता के बिना किए गए कार्य है ना, ये आपका था जी LAD, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। तीसरा देखिए बिना किसी की सहायता से किए जाने वाले किसी की सहायता से किए जाने वाले कार्य, ये तो आपका हो गया LPD, ये तो हो गया LPD। फिर इसने कहा क्या किसी बिना किसी की सहायता से किए जाने वाले, तो ये हो गया जी आपका LAD। और तीसरा किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता, तो ये होगी जी आपकी स्कैप फोल्डिंग। अब आप कहो जी सर इसके 4 प्रश्न बना दो, तो मैं 4 प्रश्न बना सकता हूं, लेकिन हमने एक ही प्रश्न के थ्रू इस प्रश्न की 4 बातों को जानने का प्रयास किया है कि जेडपीडी क्या है, LPD क्या है, LAD क्या है और स्कैप फोल्डिंग जो है वो क्या होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 118। स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा प्रश्न नंबर 119 जो है वो क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है कि किसका मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है, विचार इसे हम थिंकिंग या चिंतन भी कह सकते हैं, अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है। तो ये विचार था दोस्तों वाइगोत्स्की का। एज इट इज लाइन आपको याद रखनी है कि किस विद्वान का ये मानना है कि भाषा चिंतन से पहले आती है। आप इसको यूं भी कह सकते हो, किस विद्वान का मानना है कि भाषा जो है वो चिंतन ओब्लिक विचार से पहले आती है, विचार से पहले आती है। ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो होगा जी वाइगोत्स्की। क्या आंसर होगा, वाइगोत्स्की।
लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसका मानना है क्या जी विचार या चिंतन आता है पहले, चिंतन पहले व भाषा बाद में, भाषा बाद में, तो आपको उल्टा जवाब देना है और वो देना है जी प्याजे। ये इन दोनों में अलग अलग चीजें थी। प्याजे का मानना था कि पहले विचार या चिंतन होगा, बाद में भाषा आएगी, जबकि वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आएगी व उसके बाद में चिंतन या विचार जो है वो डेवलप होगा। ये दोनों में अंतर था। हमारा प्रश्न यही है कि किसने माना कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है बल्कि उससे पहले ही उत्पन्न होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा जी, वाइगोत्स्की आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे, है ना। चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। क्या कहता है, देखिए, सामाजिक रचनावादी माना जाता है। करके आए हम पहले प्रश्न के साथ। सीधा सा आंसर है कि सामाजिक रचनावादी माना जाता है जी किसको, वाइगोत्स्की को। किसको मानते हैं जी सामाजिक रचनावादी, वाइगोत्स्की को। जबकि प्याजे को हम कहते हैं व्यक्तिगत रचनावादी। क्या कहते हैं जी, वाइगोत्स्की को हम कहते हैं व्यक्तिगत रचनावादी, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञान विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था किसको, सामाजिक कारकों को, इसलिए ये तो कहलाते हैं जी सामाजिक रचनावादी। जबकि प्याजे महोदय का मानना है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद करता है, इसलिए प्याजे को कहा जाता है व्यक्तिगत रचनावादी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर, है ना। तो ये 5-6 प्रश्न हमने किए हैं किसके रेफरेंस में जी, वो हमने किए हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के रेफरेंस में। आप ये याद रख सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर काम करने वाले 3 विद्वान थे, चाहे वो जीन प्याजे थे, जेरोम ब्रूनर थे, और तीसरे थे जी हमारे ले वाइगोत्स्की महोदय। कौन थे जी, ले वाइगोत्स्की महोदय ने भी संज्ञान विकास पर काम किया था। तो कभी प्रश्न आ जाए कि संज्ञान विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तीनों विद्वानों के नाम हमें देने। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या क्या चीजें जो है संज्ञान विकास में अपना योगदान देती है, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषा अपना योगदान देगी। आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने ये भी कहा था, है ना। पिछले प्रश्न की तरफ हम थोड़ा लेते हैं। इनके अनुसार खेल का मैदान, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का मैदान बच्चे के संज्ञान विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक प्रकार के स्पीच की बात करी, इन्होंने कहा कि आंतरिक संभाषण यानी प्राइवेट या इनर स्पीच जो है वो भी बालक के संज्ञान विकास को प्रभावित करेगा। और एक इन्होंने शिक्षण की बात करी थी, वो था जी पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, है ना। ये 3 शब्द भी आप वाइगोत्स्की के साथ में याद रख सकते हैं। ये भी शब्द आप जो है वाइगोत्स्की के साथ याद रख सकते हैं कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और भाषा, इनके साथ साथ खेल के मैदान को महत्वपूर्ण माना, आंतरिक संभाषण को महत्वपूर्ण माना, और पारस्परिक शिक्षण जो है इसको भी संज्ञान विकास के लिए जो है वो महत्वपूर्ण माना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो है जी हमारा नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न यदि हमारे सामने आ जाए, पहले तो देखिए, यदि हमसे सीधा ही प्रश्न करा जाए क्या जी नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है ना। तो नैतिक विकास का सामान्य सा अर्थ होता है कि जब हम सही और गलत की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं जी, सही या गलत की पहचान करना। जब एक बालक उचित और अनुचित में अंतर करना प्रारंभ करता है, उचित और अनुचित में अंतर करना प्रारंभ करता है ना। जब एक बालक जो है अच्छे और बुरे का भेद करना प्रारंभ कर देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है ना। इन चीजों के बीच में जब एक बच्चा अंतर करना या इनके बारे में सोचना प्रारंभ करता है ना, इसका मतलब वह संप्रत्यय उनके नैतिक विकास के साथ जो है वो दोस्तों जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है जी, नैतिक विकास के साथ में जुड़ा हुआ है। अब याद रखिएगा, नैतिक विकास की बच्चे में अच्छे बुरे की समझ, उचित अनुचित की समझ, सही गलत की पहचान करने की जो योग्यता है, ये किस प्रकार से डेवलप होती है, ये जिन विद्वानों ने बताया, तो उनकी थ्योरी जो है वो मनोविज्ञान में नैतिक विकास सिद्धांत के रूप में जो है वो दोस्तों प्रतिपादित हुई। और 2 ऐसे विद्वान हैं
जिन्होंने नैतिक विकास से संबंधित अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। और ये सिद्धांत जो है वो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत दिया जी प्याजे महोदय ने, और उसके बाद विस्तृत रूप से नैतिक विकास के ऊपर काम किया था, वो काम किया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा दोस्तों बोथ ए और बी, यानी पहला और दूसरा दोनों हमें याद रखने हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर याद यही रहता है कि जी नैतिक विकास सिद्धांत पर काम किया था लॉरेंस कोलबर्ग महोदय ने। लेकिन आप याद रखिएगा सबसे पहला जो काम प्रारंभ किया 1928 के अंदर वो प्रारंभ किया था जीन प्याजे ने, और जीन प्याजे के सिद्धांत को ही मॉडिफाई करके हमारे सामने 1969 के अंदर प्रेजेंट किया था, वो किया था लॉरेंस कोलबर्ग महोदय ने। तो कभी ये सीधा प्रश्न आए कि नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़े हुए विद्वान थे, तो हमें दोनों के नाम बताने हैं। प्याजे भी नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़े हुए थे और कोलबर्ग जो है वो भी नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़े हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी आंसर नंबर 4। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 121। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि प्याजे महोदय ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, कि जब प्याजे ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया तो उसमें इन्होंने कितनी अवस्थाएं जो है वो बताई है। आप याद रख सकते हैं कि प्याजे ने नैतिक विकास पर कार्य करना प्रारंभ किया था 1928 में, और इसके बाद देखिए इन्होंने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो प्रतिपादन किया 1932 में, है ना। और जिस पुस्तक के अंदर इन्होंने प्रतिपादन किया था उस पुस्तक का नाम था कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इनके अनुसार एक बालक का नैतिक विकास जो है वो दो अवस्थाओं से होकर निकलता है। इन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई जी? दो अवस्थाओं का वर्णन जो है वो किया था। कितनी अवस्थाएं बताई जी? दो अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया। एक अवस्था को इन्होंने नाम दिया प्रायत नैतिकता की अवस्था, और एक को इन्होंने नाम दिया स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये याद रख सकते हैं। दो अवस्था इन्होंने बताई, एक इन्होंने बताई प्रायत्त नैतिकता की अवस्था, और एक इन्होंने बताई जी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो हमारा मूल प्रश्न यही था कि प्याजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया। तो दोस्तों इन्होंने नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई वो अवस्थाएं बताई थी जी दो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। इस प्रश्न को नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 123 की ओर। और हमारा प्रश्न नंबर 123 जो है वो हमें कहता है कि जी जीन प्याजे ने जो पहली जो अवस्था बताई थी प्रायत नैतिकता की अवस्था, हेट्रोनोमस स्टेज, इंग्लिश याद रख सकते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा। हेट्रोनोमस स्टेज जो है इसकी कौन सी विशेषता जो है वो नहीं है। तो आप 2 मिनट 3 मिनट जो है वो आने वाली चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनके अनुसार जो दो अवस्थाएं चलेगी, है ना, और जिस अवस्था की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, जो अवस्था अभी हमने लिखी है, मान लीजिएगा ये बालक जो है ये प्रायत अवस्था का है, यानी हेट्रोनोमस स्टेज का है। तो प्याजे के अनुसार इस बच्चे की जो उम्र होगी, ये बच्चा होगा जी 2 से 8 वर्ष के मध्य, यानी प्रायत अवस्था की इन्होंने समय सीमा क्या बताई जी? 2 से 8 वर्ष जो है वो बताई थी, है ना। इन्होंने माना जाता है कि प्याजे ने अपना सिद्धांत देने से पहले दो लड़के थे, एक का नाम था जॉन और एक का नाम था जी हेनरी, है ना। इनके ऊपर जो है वो रिसर्च किया था। जो मानिएगा एक कहानी सुनाई थी, जो कहानी थी जी जॉन व हेनरी की। और कहानी क्या थी कि जॉन और हेनरी दो लड़के थे। जॉन सपोज करिएगा एक चोर है, किसी घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे ही ये उस घर के अंदर घुसा इसका हाथ वहां पड़ी हुई किन्हीं गिलासों से लगा और इसने 10 गिलास जो है वो तोड़ दी और ये वहां से भाग गया। कुछ समय के बाद हेनरी जो है वो खाना लेने के लिए, है ना, वो घुसता है जी अपने किचन के अंदर, और इसका हाथ जब गिलासों के लगा
तो इसने जो है वो 15 गिलासें जो है वो दोस्तों तोड़ दी। अब क्या हुआ कि जीन प्याजे ने 2 से 8 वर्ष वाले बालकों से ये पूछा क्या ये बताइएगा कि इन दोनों में से सबसे बड़ा जो अपराध जो है ना वो किसने किया। तो इन बच्चों ने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि हेनरी जो है ना ये बड़ा कल्प्रिट है, यानी हेनरी का जो अपराध है वो है जी बड़ा, क्या जी इन्होंने बड़ा अपराध किया है और इसके मुकाबले इसका अपराध जो है वो है जी छोटा। अपराध कैसा है जी, क्या जी छोटा अपराध है ना। अब इनसे पूछा गया क्या जी क्यों आपने छोटा और बड़ा कहा, तो देखिए इन्होंने केवल परिणाम के आधार पर कि जो रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट के आधार पर जो है इन बच्चों ने आंसर दिया, क्योंकि जिसने कम गिलासें तोड़ी वो कम कल्प्रिट है, कम जो है वो दोषी है, और जिसने गिलासें ज्यादा तोड़ी है ना तो इन्होंने कहा जी ये कल्प्रिट या ये दोषी का है जी ज्यादा है। तो पहली विशेषता तो इस अवस्था की यही बनती है कि इस अवस्था में बच्चा परिणाम के आधार पर, किसके आधार पर जी, परिणाम के आधार पर जो है वो कार्य का निर्णय करेगा कि ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। नंबर 2 देखिएगा, इस अवस्था का बच्चा है ना किस पर अंतः क्रिया करता है जी, असमान अंतः क्रिया। असमान अंतः क्रिया का मतलब है कि यहां बच्चे का जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन होगा दोस्तों अपने से बड़े लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ है ना, या सोसाइटी के बड़े लोगों के साथ। और इसको जो भी सही गलत का जो डेटा आएगा, सही गलत की जो बातें आएगी, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें बताई जाएगी ऊपर से। इसलिए इसको असमान बोलते हैं कि चीजें कहां से आई जी, ऊपर से आई, कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना, मंदिर के बाहर चप्पल खोलनी अंदर लेके नहीं जाना, अंदर जाने से पाप लगेगा, ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग में भरी जाती है दोस्तों बड़े लोगों के द्वारा। और बच्चे को ये लगना प्रारंभ हो जाता है कि जी ये जो नियम, ये बातें जो माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा बताई जा रही है, हम इनके अंदर जो है वो परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चे को ये कहा गया कि बेटा जे तू चप्पल लेके मंदिर के अंदर गया ना तो तेरे को पाप लगेगा और भगवान तेरे को जो है इसकी सजा देगा, तो बच्चे को लगता है कि यदि मैं चप्पल लेके अंदर गया तो भगवान देगा जी सजा। इसका मतलब जो बातें बताई जा रही है ना ये बातें हैं जी निश्चित, और हम इन नियमों के अंदर किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। भले ही बच्चे का मन करे कि यार सर्दी ज्यादा है, मैं बाहर चप्पल खोल के जाऊंगा, मंदिर के अंदर गया तो मेरे पांव ठंडे होंगे है ना, तो मैं जो है अंदर चला जाता हूं, लेकिन नहीं, बावजूद इसके बच्चा नैतिक दबाव में रहता है कि नहीं, जब बड़ों ने कहा है इसका मतलब ये सही है, ये चीजें परमानेंट है और हम चाह के भी नियमों के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए इस अवस्था को कहा गया नैतिक दबाव या निरपेक्षवाद की अवस्था। और इस अवस्था के बच्चे को लगता है कि जो नियम हमें बताए जा रहे हैं वो नियम निश्चित हैं और इन नियमों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और यदि हम इन नियमों में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर या भगवान जो है वो दोस्तों हमें देगा सजा। ऐसा इस अवस्था के बच्चों का मानना है। और इस प्रकार से इनमें नैतिकता, जो सही गलत की जो पहचान आती है, ये पहचान असमान अंतः क्रिया से आना क्या हो जाती है जी, प्रारंभ हो जाती है। तो इट मीन्स इसके अंदर ऑप्शन आएगा कि उपरोक्त सभी कथन क्या है जी, सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो आंसर होगा वो होगा जी 4 नंबर, है ना। थोड़ा कम यदि समझ आ रहा है तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके जो है थोड़ा हाई स्पीड पर जो है वो सुन सकते हैं, है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 123। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की और प्रश्न कहता है जी दूसरी जो अवस्था हम लोगों ने पढ़ी, कौन सी अवस्था जी, अवस्था नंबर 2 की स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ऑटोनोमी स्टेज। इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे पहली बात है ना, ये बच्चा जो है ये मान लीजिएगा ऑटोनोमी स्टेज में चल रहा है। कौन सी अवस्था का है जी, ये है जी स्वायत्त अवस्था का बालक, और ये स्वायत्त अवस्था का बालक है। तो ये बालक दोस्तों इसकी उम्र इन्होंने बताई लगभग 9 से 11 वर्ष, है ना। लेकिन जब इसी बच्चे से जॉन और हेनरी वाली बात पूछी गई, है ना, जॉन और हेनरी वाली बात पूछी गई, तो इस बच्चे ने कहा कि जॉन है जी बड़ा अपराधी, जॉन है जी बड़ा अपराधी, है ना। जबकि हेनरी जो है उसका ये है जी छोटा, या इसका अपराध है जी कम। इसका मतलब क्या हुआ जी कि इन बच्चों ने आंसर दिया है किसके आधार पर, इन्होंने आधार लिया है जी इरादा को। किसको लिया है कि यहां पर बच्चा इंटेंशन या इरादे के आधार पर जो है सही और गलत की पहचान करेगा।
भले ही हेनरी ने गिलासें तोड़ी हो 15, भले ही जॉन ने गिलासें तोड़ी हो 10, लेकिन इन्होंने कहा कि जॉन का जो इंटेंशन था वो था जी चोरी करना, जबकि हेनरी चोरी करने के इरादे से नहीं घुसा था। तो पिछली अवस्था के अंदर बच्चा परिणाम के आधार पर सही गलत की पहचान कर रहा था, लेकिन यहाँ इरादे के आधार पर है ना कार्य का करेगा जी निर्धारण। तो ये इस अवस्था की विशेषता है। नंबर 2 देखिएगा, अब जैसे जैसे मोरलिटी का स्तर बढ़ेगा बच्चे को धीरे धीरे ही लगना लगना प्रारंभ हो जाएगा कि इस दुनिया में जो नियम कानून कायदे जो चल रहे हैं ये कोई परमानेंट नहीं है। ये नियम कानून कायदे ये लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। ये नियम कानून कायदे जो हैं ये समाज ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए हैं कि जो कानून हमें सहायता दे रहा है हमने वो तो बना दिया, और हमें लगा जी ये कानून सही नहीं है या हमारी सुविधाजनक नहीं है तो उसको हमने बैन कर दिया। ये बात बच्चा समझना प्रारंभ कर देता है और उसको लगने लग जाता है कि नियम कानून कायदे जो है ये एक समान नहीं है, और यदि हम चाहें तो इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि हमने इनमें परिवर्तन किया तो हमें किसी भी प्रकार से भगवान जो है वो कोई भी सजा नहीं देगा। क्योंकि यदि भगवान के द्वारा इन नियम कानून कायदों का निर्धारण किया जाता तो इस पूरी सृष्टि के ऊपर एक नियम हर जगह समान होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन हमारे घरों में जो शादी होती है उसके रीति रिवाज भी समुदाय वाइज या धर्म वाइज जो है वो अलग अलग चीजें जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा ये मानना प्रारंभ कर देता है कि नैतिक नियमों को मानना जो है वो जरूरी नहीं है, और नियमों में क्या किया जा सकता है जी, जैसे समाज ने अपनी सुविधा के अनुसार नियम बनाए हैं तो हम भी हमारी सुविधा के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस अवस्था की दोस्तों ये तीनों विशेषता है कि स्वायत्त अवस्था का बच्चा इरादे के आधार पर सही गलत की पहचान करेगा। अब उसका मानना है कि नैतिक नियमों को मानना जरूरी नहीं है, और यदि हम चाहें यदि कोई नियम हम चाहें तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, और इस परिवर्तन के लिए कोई भी हमें ईश्वर जो है वो सजा नहीं देगा, क्योंकि ये नियम ईश्वर के द्वारा निर्मित नहीं है। ये नियम जो है ये लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से जो है वो दोस्तों बनाए हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 124। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ, और प्रश्न नंबर 125 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना। एक एक प्रकार से हम इन तीनों चीजों को क्लेम करेंगे। ये क्या कह रहा है जी कि प्याजे ने नैतिक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा स्तर नहीं बताया। देखिए इन्होंने 2 तो बताई थी अवस्था, और 3 बताए थे जी नैतिक विकास के स्तर। सीधा पूछ लिया जाए कि जीन प्याजे ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए थे, तो इन्होंने बताए थे दोस्तों 3 स्तर, है ना। और कौन सा स्तर नहीं बताया, तो इन्होंने नहीं बताया जी पूरा परंपरागत अवस्था या प्री कन्वेंशनल लेवल। ये लेवल बताया था कोहलबर्ग ने, ये था कोहलबर्ग का। जबकि बाकी ये 3 है, नैतिक यथार्थता यानी मोरल रियलिज्म, नैतिक समानता मोरल इक्विलिटी, और नैतिक सापेक्षिता यानी मोरल है ना रिलेटिविज्म जो है, ये 3 स्तर जो है ना ये तो बताए हैं जी जीन प्याजे ने। जबकि ये वाला जो हमें दिख रहा है पूर्व परंपरागत अवस्था, ये बताई थी दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो प्रश्न ये था कि जीन प्याजे ने कितने स्तर बताए, तो 3 स्तर बताए। कौन कौन से बताए, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षिता जो है वो इन्होंने 3 चरण जो है वो बताए थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 125। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी ध्यान से सुनिएगा, और इस एक प्रश्न के साथ हम 50% जो है वो लॉरेंस कोहलबर्ग को पूरा कर जाएंगे, और कुछ बचा खुचा अगले 2-3 प्रश्नों में हम लेंगे। क्या कह रहा है देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन जो है वो दोस्तों सही नहीं है। पहली बात देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जब अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया तो इसकी सबसे बड़ी जो खास बात थी, इसका ये मानना था कि यदि किसी भी बच्चे के नैतिक विकास को यदि आपको जानना है तो हमें उस बच्चे के तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना पड़ेगा। तर्क व चिंतन का क्या करना पड़ेगा जी, हमें करना पड़ेगा दोस्तों विश्लेषण। ये इनका एक टैग लाइन था कि यदि किसी बच्चे के नैतिक विकास को जानना है तो हमें उस बच्चे के तर्क और चिंतन का करना पड़ेगा विश्लेषण। और तर्क और चिंतन का विश्लेषण करने के लिए इसने 72 बालकों का जो है एक समूह बनाया।
कितने बालक लिए इन्होंने? 72 बालक लिए। और इन बालकों की जो उम्र थी वो दोस्तों थी 6 से 16, सॉरी 10 से 16 वर्ष के मध्य है। और इनको कहा जाता था तरकणा वर्ष। कभी ये पूछ ले कि कोलबर्ग के अनुसार तरकणा वर्ष क्या थे, तो वो था 10 से 16। 72 बच्चों का समूह था। इन बच्चों को ये क्या करता था? इन बच्चों को सुनाता था दोस्तों ये कहानियां। और कहानियों के आधार पर, है ना, इनके तर्क व चिंतन का करता था विश्लेषण। और कहानियों में भी देखिए कैसे कि जब कहानियां सुनाता था तो इन कहानियों में जहां उलझन आती थी, जिसे हम क्लाइमैक्स कह देते हैं, कि जब कहानी उलझ जाती थी कि अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है ना, उसको ये बोलता था नैतिक द्विधा। कि बच्चों के सामने ये मोरल डिलीमा खड़ा करता था, नैतिक द्विधा। और बच्चा जब अपनी तर्क के द्वारा उत्तर देता था उसको ये बोलता था नैतिक तर्कणा। क्या बोलते थे जी? नैतिक तर्कणा। 3 शब्द है देखिए, नैतिक तर्कणा वर्ष 10 से 16। नैतिक द्विधा, जब बच्चे के सामने परेशानी खड़ी की जाती थी और बच्चा जब अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके उत्तर देता था उसको बोला जाता था जी नैतिक तर्कणा। तो बच्चे को कहानियां सुनाई जाती थी। माना जाता है कि कुल 11 कहानियां इन्होंने सुनाई। कितनी जी? इन नंबर 11। और इनमें से उस समय जो सबसे प्रसिद्ध कहानी थी, या हम यूं कहें कि जो सर्वश्रेष्ठ कहानी जो यूरोप के हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ी, वो थी जी हाइंज की दुविधा, डिलीमा ऑफ हाइंज। कभी आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि हाइंज की दुविधा के आधार पर किस विद्वान ने अपने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो आंसर दीजिएगा जी लॉरेंस कोलबर्ग। और जिस पद्धति का प्रयोग इन्होंने अपने सिद्धांत को देने में किया था वो कहलाती है जी साक्षात्कार विधि। कौन सी विधि का प्रयोग किया जी? साक्षात्कार विधि का। और इतना कुछ करने के बाद इन्होंने फाइनली 1969 के अंदर, 1969 के अंतर्गत अपने सिद्धांत का किया प्रतिपादन। और 2 बार अब तक उसमें संशोधन हो चुका है, 1981 और 1984 में। तो पहली लाइन बिल्कुल सही है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने 1969 में किया और संशोधन हुआ जी 1981 और 1984 में। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं देखिए कि 72 बालकों पर किया अध्ययन बिल्कुल सही तथ्य है, जिनकी उम्र थी 10 से 16 वर्ष के मध्य, यानी नैतिक तर्कणा वर्ष 10 से 16 वर्ष के मध्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिन जिन बालकों का इन्होंने समूह बनाया उन बालकों की आयु वर्ग जो है या उनका आयु कितना था? 10 से 16। क्या सुनाता था? कहानियां। कुल कितनी कहानियों की चर्चा करी दोस्तों? 11। और जिनमें से प्रसिद्ध कहानी किसकी थी? हेंज की द्विधा। यानी उपरोक्त सभी कथन इस सिद्धांत के हिसाब से क्या बैठते हैं जी? सही बैठते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ 1969 में, संशोधन हुआ 1981 में और 1984 में। 72 बालकों पर अध्ययन किया, उम्र थी 10 से 16 वर्ष। कहानियां सुनाता था, कुल 11 कहानियां सुनाई। और प्रसिद्ध कहानी हुई दोस्तों हेंज की द्विधा। प्रश्न नंबर 127। सामान्य जब प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा कि जब उन्होंने कई सालों तक बच्चों की नैतिक तर्कणा का, है ना, तर्क व चिंतन का विश्लेषण किया, तो फाइनली जब इन्होंने 1969 के अंदर अपना सिद्धांत दिया, तो हम हमें ये बताना है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर और कितनी अवस्थाओं का वर्णन जो है वो किया था। तो याद रखिएगा, जब इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो इन्होंने कहा कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो 3 स्तर और 6 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इंग्लिश याद रखिए, यदि वो लेवल कहता है तो 3 होंगे, और यदि वो कहता है जी स्टेजेस तो वो आपकी होगी जी 6। तो नैतिक विकास के 3 स्तर और इन्होंने बताई दोस्तों 6 अवस्था। और हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जी नंबर 2। 3 तो इसके लेवल थे और 6 थी दोस्तों इसकी स्टेज। ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 128 क्या कहता है देखिए, इन्होंने कहा कि परंपरागत अवस्था से संबंधित जो है वो अवस्था नहीं है। वैसे देखिए, है ना, कन्वेंशनल लेवल है ये, है ना। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा ठीक कीजिएगा। ये है जी आपका स्तर, क्या है जी? परंपरागत स्तर। देखिए, जो इन्होंने 3 स्तर बताए थे, कितने स्तर बताए जी? 3 स्तर बताए।
पहला स्तर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, प्रयास कीजिए आप इंग्लिश में याद रखें, प्री कन्वेंशनल। पहले स्तर को इन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशनल, दूसरे को नाम दिया जी कन्वेंशनल, और तीसरे को नाम दिया इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल। क्या नाम दिया जी? पोस्ट कन्वेंशनल। ये अभी हम कर कर आए हैं कि 3 बताए थे जी इन्होंने लेवल। कितने लेवल बताए? 3 लेवल बताए। इन्होंने कहा क्या जी ये वाला जो स्तर है, ये स्तर होगा 4 से 10 वर्ष के बालक में, ये स्तर होगा 10 से लगभग 13 वर्ष के बालक में, और ये स्तर होगा जी 13 के बाद वाले बालकों में। थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये 10 से 14 वर्ष के बालक में होगा, ये होगा 10 से 13 में, और ये होगा जी 13 के बाद वाले बालकों में, है ना। और इन्होंने कुल अवस्थाएं बताई थी जी 6 बताई थी दोस्तों इन्होंने स्टेजेस। कितनी स्टेजेस बताई जी? स्टेजेस बताई जी इन्होंने 6, और हर स्तर में इन्होंने कहा 2-2 स्टेजेस आएगी। 2 स्टेज तो आपकी आएगी प्री कन्वेंशनल में, 2 स्टेज आएगी कन्वेंशनल में, और 2 स्टेज आएगी पोस्ट कन्वेंशनल में। तो प्रश्न है कि परंपरागत स्तर से संबंधित अवस्था कौन सी नहीं है। आप ये देखिए, यदि आपको ये थोड़ा सा चेक करना है कि इन तीनों स्तर में नैतिक विकास होगा कैसे, तो मेरी 3 बातों को याद रखिएगा। हमने जब जीन पियाजे को पढ़ा, हमने कहा कि पहली अवस्था के अंदर बालक जो है वो सही और गलत की पहचान करेगा, जो बड़े लोग उसको बताएंगे उसके आधार पर। तो नैतिकता का वो स्तर जहां सही गलत की पहचान का आधार बड़ों के द्वारा बताई गई बातें होती है, तो वो आपका होगा जी प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब आप एक प्रकार से नैतिक ले सकते हैं, प्री का मतलब होता है पूर्व, यानी नैतिक विकास प्रारंभ होने से पहले की अवस्था। इसका मतलब यहाँ बच्चा सही और गलत का निर्णय जो करेगा वो करेगा अपने से बड़े लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई है उसके आधार पर। दूसरा है जी कन्वेंशनल स्तर, यानी नैतिक विकास स्तर, परंपरागत स्तर। यहां से बच्चे का नैतिक विकास हो जाएगा जी प्रारंभ। क्या प्रारंभ हो जाएगा? नैतिक विकास। और अब बच्चा है ना घर से निकलकर आ गया जी समाज में, और इस अवस्था में बच्चे के लिए सही और गलत का पैमाना होगा सामाजिक व्यवहार। समाज जिस व्यवहार को एप्रिसिएट करेगा, ये उस व्यवहार को अच्छा मान लेगा, वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेगा। और जो व्यवहार इसको लगेगा जी अच्छा, समाज ने जिसके लिए एप्रिसिएशन नहीं किया, उस व्यवहार को ये त्यागने का करेगा प्रयास। इसलिए मेरी एक अब जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा कि इस अवस्था के अंदर एक बच्चा सामाजिक नियम, सामाजिक उम्मीद जो है उनको अपने व्यवहार में आंतरिकृत कर लेता है, यानी समाज की उम्मीदों के हिसाब से अपने सही और गलत व्यवहार का निर्धारण करना प्रारंभ कर देता है। वो होता है जी कन्वेंशनल स्तर। और सबसे ज्यादा जो नैतिक विकास होता है ना, वो भी इसी अवस्था के अंदर होता है। और पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब क्या हुआ? पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब एक समय आएगा जब हम हमारे विवेक के आधार पर ही सही और गलत की पहचान करना प्रारंभ कर देंगे, तो वो होगा जी आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कौन सा लेवल? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो रहेगा। तो बड़ों के आधार पर सही गलत की पहचान प्री कन्वेंशनल, समाज के हिसाब से कन्वेंशनल, और अपने विवेक के अनुसार क्या हो गया जी पोस्ट कन्वेंशनल जो है वो आंसर होगा। और हर स्तर के अंदर कितनी अवस्थाएं आएगी जी? हर स्तर में दोस्तों अवस्थाएं आएगी जी 2-2, है ना। तो जो हमारा पहला जो स्तर है ना, जो फर्स्ट लेवल है जिसको हमने प्री कन्वेंशनल कहा, उसमें 2 अवस्थाएं आती है। एक तो आती है जी आज्ञा व दंड की अवस्था, और दूसरी अवस्था आती है वो आती है जी अहंकार की अवस्था। इसको अहंकार की अवस्था कह सकते हैं, इसे आप लोग अदला बदली की अवस्था कह सकते हैं, और इसको कहा जाता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता की अवस्था। दूसरी जो अवस्था आती है कन्वेंशनल, ये आती है जी प्रशंसा की अवस्था। एक तो इसमें आएगी जी प्रशंसा की अवस्था, और एक इसके अंदर आपका आएगा सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान। सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान की अवस्था, है ना। और जो हमारी तीसरा जो स्तर है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, यहाँ जो स्तर आएंगे, इस स्तर में जो 2 अवस्थाएं आएगी वो आएगी जी सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये आएगा जी विवेक की अवस्था, है ना। ये 6 अवस्थाएं हैं देखिए, ये आपकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और ये छठी। अब आंसर निकालिएगा कि परंपरागत स्तर से संबंधित कौन सी नहीं है।
पहली देखिए आज्ञा व दंड की अवस्था, ये पहले स्तर से संबंधित है, ये रही। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरी अहंकार की अवस्था, ये भी ये रही देखिए, प्री कन्वेंशनल से संबंधित है, उत्तर नहीं है। तीसरा देखिए प्रशंसा की अवस्था, तो ये हमारा आंसर रहेगा ये वाला, ये रही देखिए कन्वेंशनल स्तर ही पूछा है तो ये प्रशंसा की अवस्था है, और सामाजिक समझौते की अवस्था, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर, है ना, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो ये हमारा आएगा स्तर नंबर कौन सा जी, ये रहा 3 नंबर के अंदर, यानी पोस्ट कन्वेंशनल में। इसने पूछा है परंपरागत का, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ये वाला। हमने इस एक प्रश्न के माध्यम से इस पूरे सिद्धांत के स्तर और अवस्थाओं को जानने का जो है वो एक छोटा सा प्रयास दोस्तों किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 129 है ना। आंसर बताएंगे आप लोग, क्योंकि इस आंसर को मैं पिछले प्रश्न के साथ जो है वो दोस्तों एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस स्तर में बालक समाज के नियम एवं प्रत्याशाओं को आंतरिकृत कर लेता है। तो यदि पिछले प्रश्न को ध्यान से सुना है तो वो आएगी अवस्था नंबर 2, है ना, सॉरी स्तर नंबर आएगा जी आपका 2, क्योंकि हमने देखा कि जो पहला स्तर था इसमें प्री वाला जो था प्री कन्वेंशनल, इसमें नैतिकता के नियम आ रहे थे बड़े लोगों के द्वारा, किसके द्वारा जी, बड़े लोगों के द्वारा। दूसरा जो कन्वेंशनल था इसमें जी सही गलत की पहचान का आधार था जी समाज, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है इसका आधार है जी हमारे खुद का विवेक। जब हम विवेक के आधार पर सही गलत की पहचान करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल, सामाजिक नियमों को अपने व्यवहार में धारण कर लेंगे तो कन्वेंशनल, और बड़े लोगों के हिसाब से सही गलत आएगा वो आएगा प्री कन्वेंशनल में। तो इसने पूछा है कि निम्न में से किस स्तर में बालक समाज के नियम और प्रत्याशाओं मतलब उम्मीदों को अपने व्यवहार में धारण कर लेता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कन्वेंशनल लेवल। यहाँ बड़े लोग हैं और यहाँ पर है जी खुद का विवेक। समाज के अनुसार या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हम हमारे व्यवहार के अंदर सही गलत का निर्धारण करते हैं, वो करते हैं दोस्तों कन्वेंशनल स्तर पर। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, हमने रिपीट किया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 130, और 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ना, अच्छा प्रश्न है ना, याद रखिएगा। कई बार रीट जैसे एग्जामिनेशन या ग्रेड सेकंड में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या कहता है कि 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर, प्रश्न की भाषा देखिए, 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। इसका मतलब प्याजे और कोलबर्ग, इनके अलावा भी कोई ऐसा बालक ऐसा व्यक्ति था, क्योंकि 72 बालकों को लिया था कोलबर्ग ने, 72 बालकों को लिया था जी कोलबर्ग ने। अब ये कहा कि 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर अपने नैतिक विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसमें एक नाम पेक व हैविंग हर्स्ट का भी आता है कि 1943 के अंदर 1943 में 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर एक अन्य विद्वान पेक व हैविंग हर्स्ट ने भी नैतिक विकास सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया था। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखिए, है ना। यदि कभी आ जाए कि 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर, या ये भी आ जाए कि नैतिक विकास सिद्धांत से जुड़े हुए लोग थे, तो प्याजे भी थे, कोलबर्ग भी थे, और अब पेविंग और पेक व हैविंग हर्स्ट जो है वो भी सिद्धांतों के अंदर साथ में जो है वो जुड़ जाते हैं। और इन्होंने 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर 1943 के अंदर अपने नैतिक विकास सिद्धांत का जो है वो दोस्तों प्रतिपादन किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 131 ये कहता है क्या जी, पेक व हैविंग हर्स्ट ने, किसने जी, पेक व हैविंग हर्स्ट ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई। जब इन्होंने 10 वर्षीय 120 बालकों को लेकर अध्ययन किया तो इनका मानना था कि एक बालक का नैतिक विकास जो है वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरेगा जी, 5 अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। हमने देखा कि 2 अवस्थाएं जीन प्याजे ने बताई, जबकि 6 अवस्थाएं बताई थी लॉरेंस कोलबर्ग ने। और जबकि इसी कड़ी में आप याद रखेंगे पेक व हैविंग हर्स्ट ने बालक के नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई दोस्तों वो कितनी बताई, वो बताई थी
5 याद रखेंगे आप, है ना। और हमारे इस सेशन का आज का अंतिम प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। कई चीजें हम यहाँ से आने वाले 2-4 मिनट के अंदर जो है वो कंसल्ट करेंगे। अब इसने क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा कि पेक व हैविंग अरेस्ट के अनुसार बालक किस अवस्था में, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, सांवेगिक रूप से निर्धारित मूल्यों के आधार पर नैतिक व्यवहार करता है। यानी अपने संवेगों के अधीन रहकर, जो संवेगों के ऊपर आधारित जो है ना, संवेग जैसा कहेंगे उसी के आधार पर सही और गलत की पहचान करेगा। तो ये हमें बताना है। देखिए तो जो 5 अवस्थाएं हम लोगों ने देखी, इनमें से 4 अवस्थाएं हमारे सामने हैं। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था इन्होंने बताई थी, जिसका नाम था, वो था जी पूर्व नैतिक अवस्था। क्या था जी? पूर्व नैतिक अवस्था। समय पीरियड इसका इन्होंने बताया जन्म से 2 वर्ष तक, कि पहली अवस्था चलेगी जन्म से 2 वर्ष तक। इसके बाद इन्होंने एक दूसरी अवस्था बताई, वो बताइए जी स्व केंद्रित। याद रख सकते हैं आप, सेल्फ सेंटर्ड, स्व केंद्रित अवस्था। जो 5 अवस्थाएं थी, उनकी पहली अवस्था जो थी वो पूर्व नैतिक अवस्था थी। और ये अवस्था इन्होंने कहा चलेगी जी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। कौन सी जी? 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। तो देखिए पहली अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी स्व केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, जो सामान्यतः चलेगी 6 से लेकर 12 वर्ष तक, है ना। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये अवस्था बाल्य अवस्था से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है जी? बाल्य अवस्था से जुड़ी हुई है। यानी कन्फर्मिंग, है ना, कॉन्शियसनेस स्टेज 6 से 12। ये अवस्था थी जी 4 नंबर, इरेशनल स्टेज जो है वो आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, जो चलेगी दोस्तों 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। सीधा याद रखिए, इसका मतलब ये हमारे बाल विकास की कौन सी अवस्था है? ये है जी किशोरावस्था से संबंधित। और 18 के जो बाद चलेगी, वो चलेगी जी कौन सी? आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। इस प्रश्न के माध्यम से पेक और हैविंग रस्ट ने जो 5 अवस्थाएं बताई है, हमने उन 5 अवस्थाओं को दोस्तों देखा है। हमने देखा कि पूर्व नैतिक अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है जी स्व केंद्रित, तीसरी अवस्था है परंपराओं को धारण करने वाली, चौथी अवस्था है जी आधारहीन आत्म चेतना, और 5वीं अवस्था है जी आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। अब हमें हमारे प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए एक एक लाइन आप याद रख लीजिए। पूर्व नैतिक अवस्था मतलब इस अवस्था में नैतिक विकास का होगा भाव? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ स्व केंद्रित यानी बच्चा अपने दृष्टिकोण के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर जो है सही और गलत की करेगा दोस्तों पहचान, दूसरी अवस्था में। तीसरी परंपराओं को धारण करने वाली, बाल्य अवस्था से संबंधित है, मतलब यहाँ बच्चा सही गलत की पहचान करेगा समाज के आधार पर, सामाजिक नियमों के आधार पर सही और गलत की करेगा पहचान, है ना। और आधारहीन आत्म चेतना की जो अवस्था है, इसका मतलब इस अवस्था के अंदर क्योंकि किशोरावस्था में संवेग हमारे तीव्र होते हैं, तो ये आंसर होगा हमारा कि सांवेगिक रूप से, है ना, जो निर्धारित चीजें हैं, है ना, तर्क पर आधारित ना होकर, तर्क पर आधारित ना होकर सांवेगिक रूप से या सांवेगिक रूप से निर्धारित मूल्यों के आधार पर बच्चा सही और गलत की पहचान करता है दोस्तों आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था में। और यदि लास्ट प्रश्न आ जाए क्या जी, तर्कणा के आधार पर, या हम जिसे कहें तर्क शक्ति के आधार पर, है ना, सही और गलत की पहचान, तो वो होगा जी आपका आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था होगी। तो हमने इस एक प्रश्न के माध्यम से पेक और हैविंग रस्ट के पूरे सिद्धांत की चर्चा जो करी है, 5 अवस्थाएं, इन अवस्था की एक एक विशेषता, और सामूहिक रूप से नैतिक तर्कणा का आधार जो है वो होती है आधारहीन आत्म चेतना की दोस्तों अवस्था। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने लगभग 17-18 प्रश्नों के माध्यम से नैतिक विकास सिद्धांत के 3 सिद्धांत, और हमने बात करी वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एरिक्सन को पढ़ेंगे, यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर को पढ़ेंगे, और नोम्स चॉम्स्की के
भाषाई विकास सिद्धांत की चर्चा जो है वो हम अगली क्लास के अंदर जो है वो करेंगे। तो आप इन तीनों टॉपिक को तैयार रखिएगा। जब हमारी अगली क्लास होगी कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इनकी डिटेल थ्योरी जो है वो पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।